अगर मैं आपको बोलूं कि जो ईरान और इजराइल का जो ये वॉर चल रहा है ये रुकने नहीं वाला है, चाहे यूएस आके बोल रहा है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। They've lost their navy, they've lost their air force, they have no anti-aircraft apparatus at all, they have no radar, their leaders are gone, and we could do a lot worse to one another. We're leaving certain things that if we take them out, or we could take them out by this afternoon, in fact within an hour. पर अगर मैं आपको बोलूं कि यूएस ही खुद इस जंग को खत्म नहीं होने देगा तो आपको कैसे लगेगा? आप बोलोगे अगर ये जंग खत्म नहीं हुई तो भाई ये जो स्टॉक मार्केट टूट रही है ये तो पाताल लोक में चली जाएगी अगर जंग खत्म नहीं हुई तो। वेल, इंडियन मार्केट से ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो गल्फ कंट्रीज की मार्केट है उन पर पड़ेगा। देखो, ये दुबई की स्टॉक मार्केट है DFM, ये जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट का इंडेक्स है, ये मार्केट सिर्फ गिरती जा रही है। लगभग अपने हाई से ये 20% टूट चुकी है और अभी ये चढ़ कितनी गई थी जरा यहां पर देखिए। दुबई की मार्केट एक बहुत सॉलिड अप ट्रेंड में थी और अभी उसने ये ट्रेंड तोड़ दिया है। अगर मैं आपको आबू धाबी की मार्केट दिखाऊं तो ये देखिए, आबू धाबी का जो जनरल इंडेक्स है ADX, ये भी मार्केट गिरती ही जा रही है, बट फिर देखिए बड़ी कितनी थी और गिरने के लिए अभी कितनी जगह बाकी है। ये देखिए, अगर मैं कोविड के लो से बात करूं तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अभी गिरने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा बाकी है। अगर मैं लेटेस्ट सपोर्ट की बात करूं तो कुछ 8,790 पर होगा और उसके बाद अगेन पाताल लोक जितनी हमारे पास गहराई बाकी है। सऊदी की मार्केट बात करूं तो यहाँ पर भी स्कोप है, बट अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये मार्केट जो है इनमें तबाही आ सकती है और तबाही के पीछे जो कारण बनेगा वो बनेगा यूएस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप देखिए यूएस ने क्या किया। अभी कुछ ही टाइम पहले न्यूज चल रही थी हर जगह कि यार ये यूएस ने क्या किया कि वेनेजुएला के अंदर घुसा और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही कैप्चर करके यूएस ले गया। The United States has taken control of Venezuela after American forces captured the country's president and his wife in a late-night military operation. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. और उसके बाद पूरे वेनेजुएला की मार्केट के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया? यूएस का। वेनेजुएला के तेल के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया? यूएस का। और यूएस ने, अगर आपको याद हो, एक बात बोली थी कि हमारा जो कॉस्ट लगी है, जो हमने ये लड़ाई करी, अपनी मिलिट्री भेजी, जो हमारा डिफेंस में खर्चा हुआ, ये जो खर्चा है इसकी भरपाई हम करेंगे वेनेजुएला के तेल को बेचकर। The oil companies are going to go in, they're going to spend money, we're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. मतलब ऑफिशियली यूएस ने अनाउंस किया था कि यूएस वेनेजुएला का तेल बेचेगा और वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल होगा एकमात्र यूएस का। अब ये तो आपको पता ही होगा कि वेनेजुएला पहले से ही चाइना के साथ डील बिठा चुका था और वेनेजुएला चाइना को तेल बेचता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यूएस का ये बड़ा मुश्किल है कि वो इंडिया को और चाइना को सप्लाई करे तेल, क्योंकि लॉजिस्टिकली बड़ा दूर पड़ता है। पर अभी मैंने आपको पहली चीज क्लियर कर दी कि वेनेजुएला पहले से ही चाइना को तेल पहुंचा रहा था और वेनेजुएला से तेल अगर चाइना जा रहा था तो फिर इंडिया भी पहुंच ही सकता है। बट अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान का जो ये वॉर है ये खुद नहीं बंद होने देगा। यूएस के इंटेलिजेंस को पहले ही पता था कि अगर यूएस ईरान पर हमला करेगा, इजराइल को भी साथ ही ले लेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर बना रहे थे तो न्यूक्लियर बनाना इजराइल के लिए दिक्कत थी, यूएस के लिए दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अगर ईरान बना लेता न्यूक्लियर तो उसके पास सबसे बड़ा दुश्मन बैठा था इजराइल। ज्यूज की मुस्लिम से बनती नहीं है, ईरान मुस्लिम कंट्री है और सब मिलकर इजराइल पर अटैक करते, तो इजराइल की तो एग्जिस्टेंस की बात आ गई थी कि अगर न्यूक्लियर बन गया तो इजराइल बचेगा ही नहीं। तो इजराइल ने भैया यूएस से बात करी कि भाई हमें सपोर्ट करो और सपोर्ट के चक्कर में यूएस ने अटैक कर दिया ईरान पर। ऐसा सबको लगा, बट इसमें सच्चाई पता है क्या है? यूएस को पहले ही पता था कि अगर वो ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान धमकी देने आ जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैं एक भी शिप पास नहीं होने दूंगा।
अब एक भी शिप अगर वो पास नहीं होने देगा तो यहां पर यूएस ने समझा कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे तेल चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तेल सप्लाई कर रही हैं, इंडिया चाइना गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपको पता होगा कि ये भी आपने न्यूज में सुना होगा कि यूएस ने क्लियरली बोलना शुरू कर दिया था कि आपको रशिया से तेल लेना बंद करना है, रशिया से तेल लेना बंद करना है और हमसे तेल लेना शुरू करना है। But if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. तो इंडिया ने क्या किया था आपको मैं दिखाता हूँ। इंडिया यूएस से पहले भी तेल ले रहा था, बट इन्होंने क्या किया ये देखिए। इंडिया यूएस से पहले 3 लाख बैरल पर डे तेल लेता था, बट जब से यूएस ने प्रेशर बनाया कि हमसे तेल लो, हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया नंबर। 5,40,000 से 5,75,000, मतलब 6 लाख के आसपास पकड़ लो, 6 लाख बैरल्स पर डे अब इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है। तो अब हमने यूएस से तो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, बट यूएस को पता था कि उसके पास अकेले इतना तेल नहीं है कि अगर इंडिया को तेल की जरूरत पड़े और गल्फ कंट्रीज से तेल आना बंद हो जाए तो वो अकेले सप्लाई नहीं कर पाएगा, उसे चाहिए होगा वेनेजुला का तेल। तो उसने वेनेजुला पर हमला किया, वेनेजुला का तेल पे कंट्रोल कर लिया और अब वेनेजुला के पास इतना तेल है कि वो इंडिया और चाइना दोनों की खपत को पूरा कर सकता है। अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, ईरान ने चोक कर दिया वो पॉइंट, तो गल्फ कंट्रीज अपना तेल कहीं पहुंचा ही नहीं सकती। सारे के सारे शिप्स जो गल्फ कंट्रीज से निकलते थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते थे, अब उनका निकलना बंद हो गया और सीधा एडवांटेज मिला यूएस को। अब आप देखिए ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप क्रूड ऑयल का भाव अभी 97 के आसपास है। अरे मेरे भाई, ये जो क्रूड ऑयल इतना भाग रहा है ताबड़तोड़, इसका भी तो एडवांटेज यूएस को मिलेगा कैसे? अब देखो, एक तो क्रूड ऑयल का भाव ज्यादा है, मतलब अगर किसी भी कंट्री को अभी क्रूड लेना है तो इंटरनेशनल भाव पे लेना पड़ेगा, और इंटरनेशनल भाव पर देने के लिए सबसे पहले कौन बैठा है? यूएस। उसने रशिया पर तो सैंक्शंस लगा रखे थे, अभी इंडिया को अलाउ कर दिया कि यार चल तू टेम्पररी रशिया से ले ले तेल, बट इंडिया रशिया से, मैं आपको ये बता देता हूँ, यूएस से जितना तेल लेता है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा तेल रशिया से हम लेते हैं। रशिया से अभी भी हम लगभग 15 लाख बैरल पर डे ले रहे हैं, जो नंबर अभी मैंने आपको बताया 5-6 लाख है यूएस के लिए। तो रशिया से हम तेल ले रहे हैं, बट यहां पर बाजी मारने आ जाएगा यूएस बोलेगा कि भाई मेरे से तेल लो ना, हमने बोला ना डील हमसे करो। अब यहां पर होगा क्या, क्रूड ऑयल का भाव ज्यादा है, वेनेजुला से फ्री के भाव में तेल निकल रहा है क्योंकि उस पर तो उसने कैप्चर कर लिया है, अब एक फ्री की टेरिटरी हो गई उसके पास, तो यूएस वेनेजुला से तेल निकालेगा और बढ़े हुए भाव पर बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब देखो यहां पर क्या चीज है, यूएस दिखा रहा है हाँ हम गल्फ कंट्रीज के साथ हैं। इतने सालों से गल्फ कंट्रीज डॉलर में ट्रेड क्यों कर रही थी? ये जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट है ये क्यों साइन हुआ था? क्योंकि गल्फ कंट्रीज को यूएस ने बोला था हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, दे रहे हैं वो प्रोटेक्शन। ईरान मिसाइल फेंक रहा है और वो कह रहे हैं लो जी मेरी मिसाइल लो, इसे इंटरसेप्ट करो, हाँ इसके पैसे दे देना, तुम पैसे तो लूंगा मैं तुमसे, रिफिल करने के पैसे लूंगा, मिसाइल मेरे से लेनी है। तो एक तरफ तो वो तेल बेच रहा है वेनेजुला का और दूसरी तरफ वो मिसाइल बेच रहा है। कमाल हो गया ना, क्या दिमाग लगाया यूएस ने। एक तरफ तेल भी मैं बेचूंगा और एक तरफ मिसाइल भी मैं बेचूंगा। गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए मिसाइल चाहिए, इतने बड़े बड़े शीशे के उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, धमक भी होगी तो शीशा टूट जाएगा। उन्हें इंटरसेप्ट करना ही करना है। 20-20 हज़ार के ड्रोन जा रहे हैं, 4-4 मिलियन की मिसाइल जा रही है, 4-4 मिलियन की मिसाइल जा रही है। कौन बेच रहा है? यूएस बेच रहा है। क्या यूएस इस वॉर को खत्म होने देगा? एक तरफ तेल भी बिक रहा है और एक तरफ मिसाइल भी बिक रही है, आप बताओ। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। और क्योंकि इतनी आसानी से ये रुकेगा नहीं, इसीलिए होने क्या वाला है, यूएस की मार्केट कहां गिर रही है दोस्तों? ये देखो S&P 500, पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स गिर रही हैं। एक दिन में 1.5% गिर गई भैया, पूरे महीने में अभी सिर्फ 2% गिरी है। इंडियन मार्केट 10% गिरी है। आप यहाँ पर देखो 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में अभी भी इनकी मार्केट 20% ऊपर है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं दे रही और यूएस की मार्केट अभी भी टॉप पर ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं अरे गल्फ कंट्रीज ये तेल नहीं बेचेंगी तो ये डॉलर कैसे कमाएंगी, क्योंकि वो तेल बेचती थी डॉलर में, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। और वो डॉलर को क्या करती थी? इन्वेस्ट करती थी। लोग ऐसा बोल रहे हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते थे।
अरे यूएस से वो लोन लेते थे, लोन लिया हुआ इन कंट्रीज ने, बैंड बच जाएगी इनकी, बैंड। क्यों? आप मुझे बताओ, युद्ध चल रहा है, आपको मैं फ्री में टिकट देता हूं, दुबई घूमने जाओगे इस वक्त? आपको के जाके करेंगे भी क्या? सब कुछ तो बंद है, ग्लोबल विलेज बंद है, पब्लिक गैदरिंग्स बंद है इस वक्त। लोग कह रहे हैं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ये रियल एस्टेट एजेंट बोल रहे हैं आपको कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, भाव गिर रहा है भाई, ले लो ले लो। भाव गिर रहा है तो सस्ते भाव में आपको दे कौन रहा है? क्या आपको अगर लेना ही है, आप दुबई की फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तो क्लियरली गिर रही है ना। दुबई के अंदर भी रेट्स होते हैं, आप रेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको क्लियरली देखेगा भाव गिर रहा है। अभी सेलर ने सस्ते भाव पर उतना बेचना शुरू नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूं, लोग लोन पर लेते हैं, लोग प्लान्स पर लेते हैं। वहां पर चलते हैं ना दुबई में 1% प्लान, अब 1% पे तो ले लिया, बट अभी दिख रहा है भैया भाव टूट जाएगा, लोग 1% की किस्त देना बंद कर देंगे। और इतनी बड़ी सप्लाई है पूरी गल्फ कंट्रीज के अंदर, रियल एस्टेट बूम पर था, इतनी बड़ी सप्लाई है। मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं, आपको ये भी देखने को मिलेगा। दुबई के अंदर रेजिडेंशियल इंडेक्स भी होता है, रेट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये रेट्स का भाव दिखाता हूं, ये देखो रेट्स सीधा गैप डाउन, और अभी अपने सपोर्ट पे खड़ी है। जहां से शुरू हुआ वो सपोर्ट पर आ गया। आपको अगर सस्ते में खरीदना, आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अब करना नहीं करना मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या इस वक्त जिन कंट्रीज ने यूएस से लोन लिया हुआ है उन्हें डॉलर में पैसा देना है, क्या वो कंट्रियां बर्बाद नहीं होंगी? टूरिज्म के ऊपर दुबई जैसी कंट्रीज डिपेंडेंट थी, क्या टूरिज्म अभी जाएगा? टूरिज्म पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। टूरिज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा तो रियल एस्टेट कौन खरीदेगा, होटलों में रुकेगा कौन? सब कुछ नीचे आ जाएगा। और अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं। आप मान के चलो, आपका एक दोस्त था और आपके अपने दोस्त के साथ एक डील थी, आपको आपके व्यापार के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था आपका दोस्त देता था, और आपने भाव फिक्स किया हुआ था। आपको लगता था कि भैया चलो ये मुझे 100 रुपए पे सामान देता है। अब क्या हुआ, ये आपका दोस्त किसी कारणवश बोल रहा है यार रुक जा अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आप कब तक रुकोगे? अगर आपका व्यापार चल रहा है तो आप कहोगे चल यार ठीक है राहुल, तेरे से नहीं ले पा रहा, मैं यश के पास जा रहा हूँ, और यश दे रहा है 100 की जगह 110 में, बट आपको भी चाहिए तो आप 110 में भी लोगे। अब आपने 110 में यश से लेना शुरू किया, अब आपकी यश के साथ ठीक डीलिंग बन गई, तो क्या आप वापस राहुल के पास जाओगे? ये मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, इस वक्त इंडिया का दोस्त था, गल्फ कंट्रीज, ईरान वगैरह, ये सब आपकी दोस्त थी। अब ये आपको तेल नहीं दे पा रहे, बट आप धीरे धीरे क्या करोगे, चल यार ठीक है तेरे से लूंगा बाद में, अभी मैं रशिया और यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूं। और जब रशिया और यूएस से सस्ते भाव पे तेल आना शुरू हो गया तो क्या मैं वापस जाऊंगा? और दूसरी चीज, इस वक्त एक चीज और है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रही है उसे देखो। इंडिया के अंदर अभी घरों के अंदर एलपीजी, जो हमारी उज्ज्वला स्कीम थी ना, उसके बाद इंडिया के अंदर लोगों ने एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी डबल कर दी थी। मतलब जितने एलपीजी की सप्लाई हो रही थी पहले हो रही थी, उससे डबल सप्लाई होना शुरू हो गई थी। लोगों के घरों में सिलेंडर्स पहुंच गए थे, लोगों ने चूल्हा जलाना, कंडे जलाना, लकड़ी जलाना इंडिया में काफी बंद कर दिया था। तो एलपीजी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए थे, और इस वक्त भी जो घरों में स्टोव्स लगे हुए हैं वो एलपीजी वाले लगे हुए हैं। बट भाई इंडक्शन नाम की चीज आती है, एक बार आप देखो इंडक्शन है कितने का, 2000 रुपए के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अभी इंडक्शन के भी भाव बढ़ गए होंगे तो शेयर्स को बेनिफिट होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये देखो 2000-1900 रुपए का, तो 2-2000 रुपए के इंडक्शन आ जाते हैं। इस पर आप आराम से खाना बना सकते हो, सिर्फ रोटी नहीं भूलती है, रोटी के लिए आंख चाहिए होती है, बट अदरवाइज क्या लोग इस वक्त इंडक्शन के ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे? अगर एलपीजी सिलेंडर 4-4 हज़ार रुपए में मिलेंगे तो लोगों को मजबूरन 2000 रुपए का इंडक्शन घर में लाना पड़ेगा। 1000-2000 की उसमें बिजली भी लग जाएगी, तब भी सिलेंडर से सस्ता पड़ेगा, जो भी ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। तो अब होगा क्या, एक शिफ्ट आएगा इंडक्शन के ऊपर। विदेशों में अगर आप जाओगे ट्रैवल करने, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहां पे गैस के चूल्हे नहीं होते, वहां पे बिजली के इंडक्शन ही होते हैं। लोगों ने इंडक्शन पे सर्वाइव करना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और बहुत तेजी से आएगा। शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं है, मैं खुद भी ऑब्जर्वेशन करते रहता हूँ। मैं प्रेस्टीज का शेयर देख रहा था, एक तरफ मार्केट गिर रही है, पिछले 5 दिनों में 25% ऊपर है ये शेयर। क्यों? क्योंकि लोग इंडक्शन खरीद रहे हैं, और इंडक्शन सिर्फ अकेले नहीं आता, आपको इंडक्शन वाले बर्तन भी चाहिए होते हैं जो इंडक्शन फ्रेंडली हो। जो कंपनीज बेचेंगी उनको फायदा होगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही लेकर लीजिएगा, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इसकी वजह से गल्फ कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारे अगर इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, रेस्टोरेंट्स ने, ठेले वालों ने इंडक्शन पे चाय बनाना शुरू कर दिया, तो भैया अब एलपीजी आगे उतनी नहीं खरीदी जाएगी। और नहीं खरीदी जाएगी, हम बोल रहे थे सोलर पे हम
शिफ्ट हो जाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन गल्फ कंट्रीज की बैंड बजने वाली। सो अब आप लोगों को क्या करना है ये समझ लेते हैं। क्या इंडियन मार्केट भी बहुत बुरी तरह गिरेगी? नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? आज ये इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि हम एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं। 6 महीने साल भर इंपैक्ट रह सकता है, बट क्या ये परमानेंट इंपैक्ट रहेगा? नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो जो शेयर्स आज गिर रहे हैं वो टेम्पररी गिर रहे हैं दोस्तों, वॉर की वजह से गिर रहे हैं। कुछ भी ऐसा होता है कि अब हम सीज फायर कर रहे हैं, 6 महीने बाद से ही मार्केट आपको सनसनाती हुई ऊपर जाती हुई दिखेगी, स्काई रॉकेट कर जाएगी। 500 पॉइंट तो सीधा गैप अप ही होगी जिस दिन अगर एक भी पॉजिटिव न्यूज आई। दूसरा पॉइंट, अगर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन की इस वेव के अंदर आ जाएगा और हम अपनी जो डिपेंडेंसी है, आप लोग आज इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हो, आप इंडक्शन पे आओगे तो धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और डिपेंडेंसी कम होगी तो इंडिया को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, और 2 साल से वैसे भी मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए हैं, तो मार्केट को तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। बट गल्फ कंट्रीज की मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक सोचने वाली चीज़ है। आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई, ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को बाइंग ऑन डिप शुरू कर देनी चाहिए। अब आप SIP भी शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं करी थी। स्क्रीन पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और पूछो कि SIP कैसे शुरू होती है। 500 रुपये महीने से SIP शुरू हो जाती है। आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, ETF में SIP करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मार्केट इस तरीके से जब गिरती है तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, और मार्केट ने दिखाया है, मार्केट गिरती है ऊपर जाती है, और जितनी बार भी हमारी निफ्टी गिरी है वो ऊपर ही गई है। सो मार्केट ये टेम्परेरी एक फेज में नीचे जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम SIP करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 500 रुपये महीने की भी SIP करोगे, मैं कहता हूँ मार्केट 12% भी रिटर्न देगी। एक चीज़ क्लियर है, FD में कितना रिटर्न मिल रहा है? आप कहोगे 6, 7, 8%, उससे ज़्यादा हमेशा मार्केट देगी, बात खत्म, क्योंकि वो तो रिस्क फ्री रिटर्न होता है। जो रिस्क फ्री रिटर्न है उससे ज़्यादा मार्केट ने देना ही देना है। तो अगर उससे ज़्यादा मार्केट देगी तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर पैसा बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में तो 500 रुपये महीना भी इन्वेस्टमेंट करके 9-10 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप 5000 कर दो इसे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, और ये शुरुआत होगी अब, क्योंकि मार्केट अभी नीचे, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ और फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आज ही अपना अकाउंट खोल लो, और अगर आपको इस सिचुएशन के अंदर एफिलिएट इनकम भी अर्न करनी है तो जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उस लिंक पे अकाउंट खोलो। अकाउंट खोलने के बाद आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाना, अपना लिंक कॉपी करना, अपने 5-10 दोस्तों को भेज देना, 500 रुपया पर रेफर आपको भी मिलेगा। तो अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया तो आप 5000 रुपये कमा सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑनलाइन इनकम सोर्स है और लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। अब वहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। सो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए तो डेफिनेटली कीजिए। आप मुझे बताइए ना कमेंट्स में, ये जो मार्केट नीचे जा रही है आपको क्या लगता है, हमारी मार्केट क्या बाउंस बैक करेगी? येस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है और बड़ा क्रैश आएगा तो कमेंट में लिखिएगा क्रैश, और अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें भी सीखने को मिलेगा। आपके पास कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा पॉइंटर हो। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ।